Russian peasants were different from other European peasants in another way. क्या कहा जा रहा है? रशिया के जो किसान थे वो बाकी किसानों से कुछ हद तक अलग थे, डिफरेंट थे. क्या डिफरेंट थे? They pooled their land together periodically and their commune divided it according to the need of individual families. ये हर साल हमेशा क्या करते थे? अपने लैंड को फिर से लौटा देते थे, इकट्ठा कर देते थे, और जो उनका कॉम्यून रहता था, जो मीर रहता था, फिर से उन्हें उस लैंड को बांटता था. मतलब कोई पर्टिकुलर हमेशा हमेशा के लिए उस लैंड को अपनी प्रॉपर्टी के रूप में नहीं रखते थे. तो ये समझा जाने लगा कि रशिया में यदि सोशलिज्म आता है, इफ सोशलिज्म विल कम इन रशिया, देन दे वेर द पीजेंट्स हु कैन ब्रिंग सोशलिज्म अर्लियर. यानी कि वर्कर्स या फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में जो वर्क करते थे मजदूर, लेबर्स, उनके कंपेयर में जो पीपल थे, विच पीपल? द पीपल हु वेर लिविंग इन कंट्री साइड, यानी कि जो लोग फार्मर्स थे, पीजेंट थे, वो लोग ज्यादातर सोशलिस्ट मेंटेलिटी के थे. लेट अस सी हाउ सोशलिज्म इन रशिया केम. Socialism in Russia. All political parties were illegal in Russia before 1914. 1914 के पहले, 1914 में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. उसके पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सब गैर कानूनी थी. उन लोगों को रशिया में पार्टी बनाने का या किसी भी तरह का आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं था. The Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx's ideas. Students, underline this. क्या है ये? जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. इसकी स्थापना कब हुई? 1898 में. और इसके कौन विचारक थे? कार्ल मार्क्स, जिसके बारे में तुम लोगों ने पीछे डिस्कस किया. तो ये कैसे थे? तो ये सोशलिज्म के आइडियाज को फॉलो करने वाले थे. However, because of government policy, it had to operate as an illegal organization. चूंकि सरकार की यही पॉलिसी थी, यही नीति थी, और कोई भी राजनीतिक दल को लीगल, कानूनी नहीं बनाया गया था, गैर कानूनी माना जाता था, उसी रूप में इसे भी गैर कानूनी माना गया. It set up a newspaper, mobilized workers and organized strikes. इसने क्या किया? एक न्यूज़पेपर सेटअप किया जिसमें लोगों को, जो भी मजदूर थे, उनको मोबिलाइज करता था, लामबंद करता था, और साथ ही साथ उन लोगों के द्वारा हड़ताल भी करवाते थे. इन लोगों को जब भी किसी भी तरह की दिक्कतें होती थी तो उनको उस तरह के मैसेजेस न्यूज़पेपर के थ्रू दे दिए जाते थे और फिर स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे. Some Russian socialists felt that the Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialists. यही चीज कहा जा रहा है. रशियन पीजेंट्स का जो विचारधारा था या उनका जो रीति रिवाज था, कस्टम जो था, वो कैसा था? डिवाइडिंग लैंड, समय समय पर जमीन को फिर से बांट देना, फिर से बांट देना, ऐसी जो उनकी प्रक्रिया चलती रहती थी, इससे उनको माना जाता था कि यही वहाँ के प्राकृतिक समाज ही हैं, समाजवाद लाने वाले यही हैं, क्योंकि इनका जो कस्टम है, इनकी जो प्रैक्टिसेस है, वो उसी के अकॉर्डिंग टू है जो सोशलिज्म में चाहिए. सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन. इसीलिए लोगों का मानना था, क्या मानना था? पीजेंट्स, पीजेंट्स मतलब किसान, फार्मर्स, नॉट वर्कर्स, वर्कर्स नहीं, मजदूर नहीं, फैक्ट्री वर्कर्स नहीं, पीजेंट्स क्या होंगे? वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन के मेन फोर्स यही होंगे. कौन होंगे? किसान. Russia could become socialist more quickly than other countries. और रशिया बाकी दूसरे देशों के कंपेयर में ज्यादा जल्दी सोशलिस्ट बन जाएगा. Socialists were active in the countryside through the late 19th century. और सोशलिस्ट जो थे, हम लोगों ने देखा कि कार्ल मार्क्स की भी थ्योरी के अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज इन लोगों ने कब बनाया? 1898 में. तो वही चीज यहाँ दी गई है कि जो भी सोशलिस्ट थे वो बहुत एक्टिव हो गए थे देहातों में. कहाँ? इन द कंट्री साइड, ग्रामीण इलाके में, रूरल एरिया में जो सोशलिस्ट थे वो बहुत तेजी से एक्टिव हो गए थे. कब? लेट 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी के लास्ट तक
गांव के भी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में भी जो भी ये लोग थे सोशलिस्ट के आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, वो ज्यादा एक्टिव हो गए थे। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी इन 1900, और 1900 में उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड demanded that land belonging to nobles be transferred to peasants. देखो, इस पार्टी ने जो भी किसान थे, पीजेंट्स राइट थे, उसके लिए स्ट्रगल किया। क्या स्ट्रगल किया कि उन लोगों ने मांग किया कि जो भी लैंड नोबल्स का है, जो लैंड नवाबों का है, उन नवाबों से लेकर के ये लैंड किसको दे दिया जाना चाहिए? किसानों को, जो उस पर काम करते हैं, जो उस पर मेहनत करते हैं। ये लैंड नवाबों के पास नहीं रह करके, नोबल्स के पास नहीं रह करके किसके पास हो जाने चाहिए? ये लैंड हो जाने चाहिए पीजेंट्स के पास। सोशल डेमोक्रेट्स disagreed with socialist revolutionaries about peasants. जो भी सोशल डेमोक्रेट्स थे, देखो सोशल डेमोक्रेट्स यहाँ अलग हैं और सोशलिस्ट जो है वो अलग है। एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि मैडम सोशलिस्ट और सोशल डेमोक्रेट्स में अंतर है क्या? तो यहाँ पे देख लो, इस चीज को तुम्हारे पास क्लियर कर दिया गया है कि जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो सहमत नहीं थे, डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट। जो सोशलिस्ट परिवर्तन चाहने वाले थे, क्रांतिकारी थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, उससे ये सोशल डेमोक्रेट्स थोड़ा सा विचारों में अंतर रखते थे। क्या अंतर रखते थे? किसानों के बारे में जो इनकी विचारधारा थी वो भिन्न थी। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वेर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। लेनिन का मानना था कि जो किसान है वो कोई एक संगठित, यूनाइटेड नहीं है, ये ऐसा समूह नहीं है जो कि यूनाइटेड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं वो अमीर हैं, जिनके पास ज्यादा ज्यादा जमीन है, और वो लोग लैंड ओनर्स हैं, लैंड लॉर्ड हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं है, वो टीनेंट्स हैं, वो दूसरे के जमीन पर मजदूरी भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों में जब हम लोग सामंजस्य स्थापित करेंगे तो सबका मेंटेलिटी, सबकी विचारधारा एक जैसी नहीं रहेगी। इसीलिए लेनिन का कहना था कि पीजेंट्स वेर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, सम वेर पुअर एंड अदर्स रिच। इसी में कुछ गरीब भी थे और कुछ अमीर भी थे। सम वर्क एज लेबरर्स while others were capitalists who employed workers. इसी में से कुछ ऐसे थे जो लेबर के रूप में काम करते थे और उसी में से कुछ ऐसे थे जो कैपिटलिस्ट, पूंजीपतियों के रूप में काम करते थे। और वो लोग क्या करते थे? जो पूंजीपति के रूप में काम करते थे, उनकी अपनी जमीन तो जो भी थी उस पे दूसरे से काम करवाना था, तो अपने मालिक बन जाते थे। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट मालिक होते थे वैसे ये भी कैपिटलिस्ट मालिक बन जाते थे, और इस पर जो वर्कर्स थे उनको मजदूरी करवाते थे, इनसे अपने खेतों पर काम करवाते थे। तो वही चीज यहाँ दिया गया है, वर्क एज लेबरर्स व्हाइल अदर्स वेर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स। दूसरे क्या थे? कैपिटलिस्ट थे जो वर्कर्स को एम्प्लॉयड करते थे, रोजगार देते थे। यानी ये लोग बड़े बड़े खेत के मालिक थे और ये उन सारे खेतों को ओन करके बैठ जाते थे, मजदूरों को ले करके और अपने जमीन पर खेती करवाते थे और उनसे वहां मेहनत मजदूरी करवाते थे। गिवन दिस डिफरेंशिएशन विद इन देम, दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ ए सोशलिस्ट मूवमेंट। यदि इस तरह का भेद रहेगा, डिफरेंस रहेगा, अंतर रहेगा, तो सब एक साथ मिल करके काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे और इस तरीके से जो समाजवाद का आंदोलन है वो कामयाब नहीं हो पाएगा। ये सब लोग मिलकर साथ नहीं निभा पाएंगे। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पार्टी जो थी वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या प्रक्रिया है, किस किस तरीके से वो काम करने वाली है, उसके स्ट्रेटेजी पर डिवाइड रहता था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहता था, जैसे हम लोग कहते हैं ना आज भी कि डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं हर पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके अपने आइडियोलॉजीज होते हैं, साथ ही साथ उनके अपने एजेंडाज भी होते हैं। तो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करने वाली होती है तो वो पहले ही अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में घोषणा कर देती है कि हम लोग जब जीत कर आएंगे तो ये काम करेंगे, ऐसा ऐसा करवाएंगे, और इसके बाद हम लोग ये स्टेप लेंगे, ये स्टेप लेंगे। मैंने हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती है और इस वजह से सारे पार्टीज एक दूसरे से थोड़े से अलग जरूर होते हैं। सबका काम क्या है? इलेक्शन कंटेस्ट करना, लेकिन हर पार्टीज की आइडियोलॉजीज जो है वो एक समान नहीं होती। तो वही चीज यहाँ दिया गया है कि
The party was divided over the strategy of organization. Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group. व्लादिमीर लेनिन कौन थे, अंडरलाइन कर लेना बेटा, इन्होंने ही बोल्शेविक ग्रुप को का नेतृत्व किया. Thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its member. ये क्या है, ये बोल्शेविक का विचारधारा है. बोल्शेविक के लीडर कौन है, व्लादिमीर लेनिन. इन्होंने कौन सा पार्टी बनाया, बोल्शेविक पार्टी. तो बोल्शेविक ग्रुप के ये नेता थे. इनका मानना था कि हमारे सोसाइटी जहां रिप्रेसिव सोसाइटी है, दमनकारी वर्चस्व वाला है. किसका वर्चस्व है, जार का. जार मतलब जो वहां का राजा है, किंग है, जो वहां का रूलर है. तो जो जार है रसिया का, लाइक जारिस्ट रशिया. रशिया किसके द्वारा रूल्ड होता है, जार के द्वारा. तो जारिस्ट रशिया में जहाँ की रिप्रेसिव सोसाइटी है, वहां पर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगे उनको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा. एंड शुड कंट्रोल द नंबर. उनकी नंबर भी सीमित होनी चाहिए, कंट्रोल किया जाना चाहिए कि कौन कौन इसमें होंगे. एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, जो भी हमारे मेंबर्स हैं वो कितने होंगे ये तय होना चाहिए. कहां पर, जारिस्ट रसिया जैसे कंट्री के लिए जहां पे रिप्रेसिव गवर्नमेंट का रूल चलता है. तो यहाँ पे इन लोगों को क्या चाहिए, ये पूरी सोसाइटी ही रिप्रेसिव हो गई है, दमनकारी सोसाइटी हो गई. दमन किसका चल रहा है, कौन वर्चस्व लेकर के कायम है इनके ऊपर, तो जार, जो उनका रूलर है. तो ऐसे कंडीशन में जो लोग भी अपनी पार्टियां बना रहे हैं उनको पूरे तरीके से अनुशासनबद्ध तरीके से रहना होगा. हर किसी को जानना होगा कि हमारे ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, ताकि कोई भी बात कहीं भी कुछ भी रखना हो तो एकदम सॉलिड प्रूफ के साथ वो कह सके, रख सके, और उसके साथ वो जैसा भी डिस्कशन हो उसको करने के लिए एलिजिबल रहे. तो इसीलिए जो बोल्शेविक का लीडर था उसका नाम था व्लादिमीर लेनिन. उसका कहना था कि हमारे जैसे रिप्रेसिव सोसाइटी के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ जारिस्ट है रशिया में, यहाँ पर जो भी पार्टी उसको डिसिप्लिन होना चाहिए, इसके मेंबर्स भी हैं वो भी लिमिटेड होने चाहिए, और जो भी मेंबर्स हैं उन लोगों को कुछ हमारे जो भी आइडियोलॉजी है पार्टीज की उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि ये पार्टी एक अच्छी और प्रभावशाली पार्टी बन करके आए. अदर मेंशेविक, एक दूसरी पार्टी थी जिसका नाम था मेंशेविक. अभी हम लोगों ने किस पार्टी का बात किया, बोल्शेविक. इसके लीडर कौन थे, व्लादिमीर लेनिन. मेंशेविक कौन थे, तो मेंशेविक थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी. मेंशेविक जो विचारधारा के लोग थे, जो इस पार्टी के लीडर्स थे, उनका मानना था कि पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको खुला होना चाहिए, जिसको मन करे वो आए, पार्टी में सम्मिलित हो और हमारे साथ राजनीति में आकर के अपना योगदान निभाए, जैसा कि जर्मनी में होता था. कोई पर्टिकुलर सीट लिमिटेड नहीं है, मेंबरशिप लिमिटेड नहीं है, उसके लिए कोई विशेष ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसा करना है. तो मेंशेविक क्या चाहते थे, खुले सोच वाले थे, ये चाहते थे कि एकदम पार्टी क्या होनी चाहिए, ओपन टू ऑल. लेकिन बोल्शेविक चाहते थे कि कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर. दोनों में फर्क है, मेंशेविक और बोल्शेविक में यही फर्क है. मेंशेविक चाहते थे कि सारे मेन यहाँ पे आए, सम्मिलित हो जाए, दिस शुड बी ओपन टू ऑल. लेकिन बोल्शेविक का कहना था कि नहीं, ये सारी चीजें जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए, मेंबरशिप इसके एकदम कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन होने चाहिए, ताकि हम लोग जैसे रिप्रेसिव सोसाइटी में रह रहे हैं उसको फेस करने के लिए, उसके अनुरूप अपने डिसीजन लेने के लिए हम लोग एकदम फिट हो. तो ये सारी चीजें थी उस समय तक जब रशिया में सोशलिज्म आ रहा था. अब देखो, ए टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन, 1905 की क्रांति, कैसी चेंज आई. ये क्या है, ये टर्निंग पॉइंट है. यहीं से समय का परिवर्तन और वहां के सोसाइटी में चेंज आना शुरू हो गया. कैसा ये टर्निंग पॉइंट था, देखा जाए. रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी. क्या था यहाँ, ऑटोक्रेसी था, डेमोक्रेसी नहीं था. ऑटोक्रेसी मतलब स्वतः शासन चलाने, माने कानून बनाने वाला भी और शासन करने वाला भी व्यक्ति एक ही है. यहाँ पे जो भी ग्रुप्स हैं वो डिवाइडेड नहीं है. कहने का मतलब है कि जो पार्टियां हैं वो तो अपना अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं,
यहाँ पर पर्टिकुलर एक कोई रूलर नहीं है कि वो खुद ही लेजिस्लेचर का भी काम कर ले रहा है, खुद ही एग्जीक्यूटिव का भी काम कर ले रहा है, खुद ही जुडिशरी का भी काम कर ले रहा है। यहाँ पर सारी चीजें जो है एक जो रूलर है उसी के पास है, और वैसी ही शासन व्यवस्था जो है ऑटोक्रेसी कहलाती है। Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament. अभी तक यूरोप के ज्यादातर देशों में लोगों ने पार्लियामेंट की स्थापना कर दी थी। राजा था भी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो गया था। एक कॉन्स्टिट्यूशन था और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू लोगों का रूल रेगुलेशन बनता था। जितने भी पीपल भी वहां रहते थे, वो पीपल भी क्या करते थे, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देते थे गवर्नमेंट को बनाने में, गवर्नमेंट को चलाने में। जो मेंबर्स होते थे वो भी पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठते थे और जितने भी डिसीजन और डिस्कशन होते थे उसमें भाग लेते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था अब तक। कहाँ? रशिया में। Liberals in Russia campaigned to end this state of affairs. Together with the Social Democrats and Socialist Revolutionaries, they worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. जो लिबरल्स थे, हम लोगों ने पढ़ा था ना, तीन तरह के आइडियोलॉजी वाले लोग थे, एक लिबरल्स, एक कंजर्वेटिव्स और एक रेडिकल्स। तो लिबरल्स क्या चाहते थे, जो भी रशिया में थे ये चाहते थे कि कंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, ऐसे जो राज्यों का संबंध है उसे समाप्त करने के लिए वो तत्पर थे। वो क्या चाहते थे, टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, यानी सोशल डेमोक्रेट्स को भी लेकर के और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को भी लेकर के उन्होंने पीजेंट्स के साथ काम किया। दे वर्क विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। जब ये क्रांति का समय आया 1905 वाले ड्यूरेशन में, तो इन दोनों ने मिल करके काम किया, किसानों को भी साथ लिया, मजदूरों को भी साथ लिया, सोशल डेमोक्रेट्स भी साथ आ गए और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज भी साथ आ गए। दे वेयर सपोर्टेड इन द अंपायर बाय नेशनलिस्ट, और इन लोगों को अंपायर में भी, वहां के साम्राज्य में भी जो राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे, उनके द्वारा भी सपोर्ट किया गया। इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस and in Muslim dominated areas by Jadidists who wanted modernized Islam to lead their society। और जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे वहां भी जदीद जो थे, जदीदिस्ट किसको कहते हैं, तो यहाँ तुम्हारा नीचे दिया गया है न्यू वर्ड्स में, इसको भी देख लोगे, मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन अंपायर। वो मुस्लिम जो सुधार चाहते थे, रिफॉर्मेशन चाहते थे मुस्लिम सोसाइटी में, इन लोगों ने भी यहाँ पर सोसाइटीज में अपना सहयोग दिया। यानी कि सारे लोग मिल गए, सबके मिल जाने के बाद ही ना चेंज आएगी। तो इन सबका कंट्रीब्यूशन था किस समय के ये रिवॉल्यूशन में, तो 1905। The year 1904 was a particularly bad one for Russian workers। 1904 का जो साल था वो रशिया के मजदूरों के लिए बड़ा बुरा रहा। Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%। जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी, जो अनिवार्य वस्तुएं थी, उनके दाम इतना तेजी से बढ़ गए कि जो भी लोगों का तनख्वाह था वो लगभग 20% तक गिर गया। The membership of workers associations rose dramatically when 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed. At the Putilov Iron Works, there was a call for industrial action। 1904 में जो भी वर्कर्स थे उन लोगों को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि हर चीज का दाम जो था वो बहुत तेजी से बढ़ गया और इनकी जो तनख्वाह थी वो उनके कंपैरिजन में नहीं बढ़ी। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, जो भी वर्कर्स थे एसोसिएशन बना करके रहते थे, कहाँ पर, रशिया में। रशिया में भी जैसे तुम लोग पढ़े कि पॉलिटिकल पार्टीज पहले बैन था, तो भी लोग एक जगह संगठित होकर के अपनी बातों को कहते थे। तो कुछ मजदूर ऐसे भी थे जिन्होंने वर्कर्स एसोसिएशन बना रखा था, और जब ऐसी व्यवस्था हुई तो दाम बढ़ गया, तनख्वाह नहीं बढ़ी, तो मजदूर हैं चाहे जो किसान है, जो बहुत कम अर्निंग करने वाले, उनका खर्चा कैसे चलेगा। तो इन लोगों ने इस एसोसिएशन में फटाफट जुड़ना शुरू किया और इस एसोसिएशन, वर्कर्स एसोसिएशन का मेंबरशिप बहुत तेजी से बढ़ गया।
when 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed. देखो यहाँ पे ध्यान दो क्या बात कही जा रही है. 4 सदस्यों को, 4 members, कहाँ के 4 members? असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स. अभी हम लोगों ने देखा कि रशियन जो यहाँ पर एसोसिएशन बना हुआ था वर्कर्स का, इसमें लोगों की मेंबरशिप बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी और इसी में से 4 लोगों को डिसमिस कर दिया गया, नौकरी पर से निकाल दिया गया. तो क्या हुआ? विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904 were dismissed at the Putilov Iron Works. There was a call for industrial action. इन लोगों को एक फैक्ट्री था जिसका नाम था पुटिलोव आयरन वर्क्स, वहां से इनको निकाल दिया गया. किनको? इन 4 मजदूरों को. और ये 4 मजदूर कौन थे? तो वर्कर्स एसोसिएशन के मेंबर थे. जैसे ही इसको इन लोगों को निकाला गया, वैसे ही इन लोगों ने इंडस्ट्रियल एक्शन के लिए तैयारी कर दी. ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, ओवर कितने हैं? 1 10 100,000 10,000 lakh, देख रहे हो ना? 1,10,000 workers in St. Petersburg went on strike, demanding a reduction in the working day to 8 hours, an increase in wages and improvement in working condition. दूसरे ही दिन सेंट पीटरबर्ग के मजदूर लगभग 1,10,000 ये सब हड़ताल पर चले गए, स्ट्राइक पर चले गए. क्यों? इनका डिमांड था रिडक्शन इन वर्किंग डे टू 8 hours. पहले काम का घंटा बहुत लंबा था, कोई भी व्यक्ति 12 से 15 घंटे काम करता था. तो इन लोगों को कहना था कि जो हमारे वर्किंग आवर हैं उसको कम कर दिया जाए, एंड इंक्रीज इन वेजेस, और हमारी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाए, एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, हमारे जो भी काम के जो परिस्थितियां हैं, माहौल है, जो भी हमें जिस तरीके से हमसे काम लिया जा रहा है उसको भी बेहतर बनाया जाए. When the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks. जैसे ही ये जुलूस, कौन सी जुलूस? मजदूरों की जो जुलूस थी डिमांड करवाने के लिए, किस चीज की डिमांड कर रही थी? कि हमारे वर्किंग आवर्स को लिमिटेड कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, और हमारे वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए. इस डिमांड को लेकर के करीब 1,10,000 लोग कहाँ चले गए? सेंट पीटरबर्ग में हड़ताल पर चले गए. और इन्हीं में से इन लोगों ने क्या किया? जुलूस लेकर के विंटर पैलेस के सामने जा पहुंचे. और उनका लीडर कौन था? फादर गैपॉन. फादर गैपॉन इनके नेतृत्व कर रहे थे इस ग्रुप की. और ये लोग चले गए विंटर पैलेस के पास. जैसे ही वहां पर गए, वहां की पुलिस, वहां के सुरक्षा कर्मी इनके ऊपर अटैक कर दिए. Over 100 workers were killed and about 300 wounded. लगभग सैकड़ों की तादाद में मजदूरों को मार दिया गया, वहां पे उनकी हत्या हो गई, और लगभग 300 के करीब मजदूर घायल भी हो गए. मतलब सैकड़ों लोग मारे गए, 300 के लगभग लोग घायल भी हुए. द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. विच इंसिडेंट वॉज नोन एज ब्लडी संडे? तो आपको याद रखना है कि जब ये प्रोसेशन फादर गैपॉन के लीडरशिप में विंटर पैलेस के सामने गया, तो वहीं पर पुलिस और कोसैक्स के द्वारा इन पर अटैक कर दिया गया. और उसी अटैक के दौरान करीब 100 लोग मर गए और 300 लोग घायल हो गए. As the 1905 revolution, what is it is known as, started a series of events that become known as the 1905 revolution. इसके बाद कई सारे इवेंट्स, कैसे तुम लोग पढ़े थे फॉल ऑफ बेस्टिल में, जब तुम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे कि जैसे ही बेस्टिल का किला को इन लोगों ने तोड़ दिया, ढा दिया, उसके बाद एक एक करके कई इवेंट्स होते चले गए. और वही लोगों का डिमांड था किसके लिए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए. और वहीं से फ्रेंच में रिवॉल्यूशन आया, परिवर्तन आया, चेंज आई, बहुत सारी चेंजेस आई जो तुम लोगों ने पढ़ा. यहाँ पे भी वही चीजें दिखाई जा रही हैं. जैसे ही ये सारे मजदूर विंटर पैलेस के सामने जाते हैं और इन पर हमला कर दिया जाता है इस जुलूस पर, वैसे ही यहाँ पर भी ये सारी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आनी शुरू हो जाती है.
Strikes took place all over the country and universities closed down when student bodies staged walkouts, complaining about the lack of civil liberties. Lawyers, doctors, engineers, and other middle class workers established the Union of Unions and demanded a constituent assembly. हर कोई अपने अपने जगह से निकलना शुरू कर दिया, निकलने लगे ये लोग, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, और जो भी वर्कर्स थे, वो लॉयर्स, जो लोग प्रोफेशनल्स थे जैसे वकील हैं, उन लोगों ने वकालत छोड़ दी, डॉक्टर्स अपना प्रोफेशन छोड़ दिए, इंजीनियर्स, और इन लोग जितने भी मिडिल क्लास वर्कर्स थे, इन लोगों ने एक यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना, इन लोगों ने यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना किया। और उसके बाद इन लोगों ने डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब एक ऐसी संवैधानिक सभा होनी चाहिए जहां हम लोग मिलजुल करके अपनी बातों को रखें और उसी के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और उसी के अकॉर्डिंग टू हमारा कंट्री गवर्न